नमस्कार मित्रों, मेरा आज साइकोलॉजी का दूसरा टॉपिक है बाल मनोविज्ञान। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि साइकोलॉजी का इतिहास क्या है, ठीक है। आज मैं बताऊंगा बाल मनोविज्ञान। तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि 3 शब्द हैं ये जो आपस में बहुत कंफ्यूज करते हैं और लोग क्या अध्यापक इसे क्लियर भी नहीं करते हैं, है ना। पहला है आपका बाल मनोविज्ञान। पहला टॉपिक है बाल मनोविज्ञान। दूसरा आता है बाल विकास और तीसरा है विकासात्मक मनोविज्ञान। इन तीनों को एक ही सेंस में बोला जाता है अक्सर, लेकिन इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो आजकल या मैं बहुत ज़्यादा वीडियो देखे हैं मैंने, ये क्लियर करके नहीं देते हैं अध्यापक कि आखिर इन तीनों में डिफरेंस है क्या। तो मैं आपको बताऊंगा जो बाल मनोविज्ञान है, ठीक है, इसमें जो हम अध्ययन करते हैं या इसमें जो अध्ययन किया गया वो किया गया गर्भ से लेकर बच्चे के, जब बच्चा गर्भ में आता है, गर्भ से लेकर जब वो 11 या 12 वर्ष का होता है। ये बहुत बारीक डिफरेंस है, ठीक है। ये कुछ किताबें नहीं बताती हैं, लेकिन क्या है, आप इसे समझ लीजिए सिर्फ, है ना। इस पे सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन चूंकि बाल मनोविज्ञान में आज प्रारंभ कर रहा हूँ तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको आज बता दिया जाए। दूसरा है आपका बाल विकास। अब बाल विकास क्या है? बाल विकास में जो अध्ययन करेंगे हम वो गर्भ से लेकर 18 या 19 वर्ष। ये बहुत बारीक डिफरेंस है। और विकासात्मक मनोविज्ञान जो है उसमें गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत, मतलब जब तक जीवन है तब तक का विकास का अध्ययन करेंगे। बाल मनोविज्ञान है क्या और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मनोविज्ञान की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम मनुष्य का या व्यक्ति का व्यवहार जानने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो आगे बढ़ सके, जीवन में अपनी जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उन कठिनाइयों को सॉल्व कर सके। लेकिन अब बाल मनोविज्ञान को पढ़ने लगे क्योंकि बच्चे का सही विकास तो गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है, और अगर हम गर्भ से ही उसके व्यवहार को नहीं जानेंगे तो वहाँ से ही उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसीलिए बाल मनोविज्ञान की हमें आवश्यकता पड़ी। होता क्या है कि बच्चे का विकास क्यों नहीं हो रहा है, क्यों वह जो करना चाह रहा है वो नहीं कर पा रहा है, ये सब चीज़ें जानने के लिए बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं इस बाल मनोविज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं। ये भी एक विवादित प्रश्न है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान के जो जनक हैं बाल मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो पेस्टोलॉजी माने जाते हैं, कि जनक जो हैं वो पेस्टोलॉजी माने जाते हैं। लेकिन फिर से कंफ्यूजन, कुछ किताबें स्टैनले हॉल को भी बाल मनोविज्ञान के जनक के रूप में दिखाती हैं। अच्छा, वो क्यों दिखाती हैं उसका भी मैं आपको आज आंसर दे दूंगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इनमें विकल्प तय करता है कि इसका उत्तर क्या होगा। कैसे? अगर आ जाए बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है और पेस्टोलॉजी का नाम ही ना हो, उसमें स्टैनले हॉल का नाम हो, तब आप आंसर स्टैनले हॉल टिक करेंगे, ठीक है। अगर
पेस्टोलॉजी और स्टैनले हॉल दोनों आ जाए। वैसे ये सबसे कम चांस हैं कि इन दोनों का ही नाम आ जाए, 0.001%। और आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे सवाल आयोग में भी चले जाते हैं, इसीलिए अगर पेस्टोलॉजी और स्टैनले हॉल दोनों आ जाएं तो विश्वास करिएगा कि वो सवाल आयोग में चला जाएगा, लेकिन आपको उसका उत्तर पेस्टोलॉजी लगाना है, ठीक है। और अगर स्टैनले हॉल है ही नहीं उसमें, तब तो आप पेस्टोलॉजी लगाएंगे ही, ठीक है। तो मैं यहां नीचे लिख भी दे रहा हूं, इसी के नीचे लिखता हूं, और स्टैनले हॉल। अब मैं बताता हूं क्यों इन दोनों का आ जाता है। पहले आते हैं हम पेस्टोलॉजी के बारे में। एक छोटी सी इनके बारे में कहानी है। कहानी क्या, फैक्ट है, पेस्टोलॉजी ने अपना ही 3.5 वर्ष का बच्चा लिया और उस पर अध्ययन करना प्रारंभ किया, और ये अगले 7-8 साल तक उस पर अध्ययन करते रहे, ठीक है। अब पेस्टोलॉजी ने क्या किया, अपने 3.5 साल के बच्चे पर, 3.5 वर्ष के बच्चे पर, बालक पर अध्ययन किया, और उस बालक का नाम था, ये सवाल कई बार आ गया है कि पेस्टोलॉजी ने जिस पर अध्ययन किया था, जिस बालक पर, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था अल्बर्ट, ठीक है। अल्बर्ट पर उन्होंने अध्ययन किए, बच्चे पर प्रयोग किए, अपने ही बच्चे पर। इसी कारण इन्हें पेस्टोलॉजी को ही बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब इसके बाद आ गए स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल को क्यों कहा जाता है? अच्छा हाँ, इन्होंने, पेस्टोलॉजी ने एक किताब और लिखी, बहुत फेमस किताब है, जिसका नाम है बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी। ये सवाल कभी कभी बन जाता है, पेस्टोलॉजी ने जो किताब लिखी। अब हम बात करते हैं स्टैनले हॉल के बारे में। स्टैनले हॉल का क्या है? स्टैनले हॉल ने भी बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किए इस मनोविज्ञान में, बाल मनोविज्ञान में। क्या किया? इन्होंने ही सबसे पहले न्यूयॉर्क में एक बाल सुधार आंदोलन की शुरुआत की। बाल सुधार आंदोलन, और इन्होंने ही बाल सुधार गृह खोला सबसे पहले, इनके ही प्रयासों के द्वारा। ठीक है, सॉरी, बाल सुधार आंदोलन, बाल अध्ययन आंदोलन, बाल अध्ययन आंदोलन, और बाल सुधार गृह खोला। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? स्टैनले हॉल ने 2 सोसाइटी की और स्थापना की, जो सवाल कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम्स में। वो कौन कौन सी सोसाइटी थी? पहली थी चाइल्ड डेवलपमेंट सोसाइटी, और दूसरी थी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने इन दोनों की भी, इन्होंने एक बुक और लिखी, जिसे बहुत फेमस बुक है, वो थी एडोलसेंस, ADOLSCENCE। एडोलसेंस का मतलब है किशोरावस्था। अब इनको क्यों कहा जाता है? इतने सारे काम किए स्टैनले हॉल ने। क्या किया? एक बाल अध्ययन आंदोलन चलाया, एक बाल सुधार गृह खोला, चाइल्ड डेवलपमेंट सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, एडोलसेंस किताब लिखी। इतने सब करने के बाद इन्होंने एक काम और किया, बाल मनोविज्ञान में प्रश्नावली का प्रयोग किया इन्होंने। एक सवाल बनता है, बाल मनोविज्ञान में
बाल मनोविज्ञान में प्रश्नावली का प्रयोग। हॉल ने किया, स्टैनले हॉल ने किया। अब यहां एक चीज आप याद रखिएगा, जब सवाल बने कि बाल मनोविज्ञान में प्रश्नावली शब्द का प्रयोग किसने किया, तो स्टैनले हॉल ने किया, और मनोविज्ञान में प्रश्नावली का प्रयोग किसने किया, तब इसका उत्तर हो जाएगा वुडवर्थ। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। बाल मनोविज्ञान में प्रयोग किया प्रश्नावली का स्टैनले हॉल ने, और मनोविज्ञान में प्रश्नावली का प्रयोग वुडवर्थ ने। ठीक है, आगे अब आप समझिए बात को कि इन्होंने बेसिकली जो काम किया था वो बाल विकास पे किया था, यानी किशोरावस्था पे काम किया था। यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इसके जनक कौन थे। क्यों? क्योंकि जो ये स्टैनले हॉल है ये काम कर रहे हैं बाल विकास पर, और जो पेस्टोलॉजी ये काम कर रहे हैं बाल मनोविज्ञान पर, क्योंकि किशोरावस्था आ गई इसमें। ये इसे 11-12 वर्ष तक इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए इन दोनों को अपनी अपनी जगह बाल मनोविज्ञान का जनक बोल दिया जाता है। ठीक है, मैं इसे रफ करूंगा आगे। आगे इसके बाद ये बात अभी भारत में तो आई नहीं, ये लोग अभी बात चल रही है विदेशों की, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत में क्या हुआ। भारत में जो बाल मनोविज्ञान है इसकी शुरुआत होती है 1915 में, 1915 में। क्या हुआ 1915 में? 1915 में एन सेनगुप्ता सेनगुप्ता के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान शाला खुली, मनोविज्ञान शाला खुली। किसने? एन सेनगुप्ता ने। ठीक है, इसी के अगले ही वर्ष 1916 में क्या हुआ, एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बना दिया गया उस विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो 1916 में पूरा डिपार्टमेंट बन गया। ठीक है, आप इसी से समझ लीजिए, है ना। इसके बाद क्या हुआ, जब यहां इतना काम हो गया था, 1930 में अब विधिवत अध्ययन प्रारंभ हो गया भारत में। 1930 में ये सवाल बन जाता है कि भारत में मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का विधिवत अध्ययन कब प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर होगा 1930 में। ठीक है, इसके बाद जब आप यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो कोई सवाल यूपी से भी बन सकता है ना। तो यूपी से क्या सवाल बनेगा, यूपी से सवाल बन जाता है 1954 में, 1954 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, यूनिवर्सिटी में प्रयोगशाला खोल दी गई, प्रयोगशाला का निर्माण हुआ। और किसने कराया? इसके जो प्रणेता थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। ये सवाल जो मैं लिखा रहा हूँ ये सीधे सवाल हैं यूपी टेट के। ठीक है, यूपी टेट, सुपर टेट के सीधे सवाल बनते हैं ऐसे। अब ये इतिहास यहाँ पर लगभग समाप्त होता है बाल मनोविज्ञान का। ठीक है, अब मैं आपका इसी को लेकर
अगला टॉपिक बताता हूं, जिसमें पहला टॉपिक है आपका वृद्धि और विकास। ठीक है, वृद्धि एवं विकास, ये अगला टॉपिक है। ठीक है, पहला पॉइंट लेता हूं मैं, वृद्धि। वृद्धि क्या है? इससे सवाल बनता है सीधे यूपी टेट में। वृद्धि का आशय जनरली बढ़ोतरी से होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि शारीरिक पक्ष में बढ़ोतरी ही वृद्धि है। ठीक है, शारीरिक पक्ष में बढ़ोतरी ही वृद्धि है। तो फिर विकास क्या है? शारीरिक पक्ष के साथ साथ अन्य पक्षों में भी, शारीरिक पक्ष के साथ साथ अन्य पक्षों में वृद्धि, अन्य पक्षों में बढ़ोतरी क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि मेरा शरीर बढ़ रहा है तो ये वृद्धि है, और शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से समृद्ध हो रहा हूं मैं, सामाजिक रूप से समृद्ध हो रहा हूं मैं, नैतिक रूप से समृद्ध हो रहा हूं मैं, तो ये विकास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको वृद्धि और विकास में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा या लिखाऊंगा, है ना, जिससे आपको वृद्धि और विकास में डिफरेंस है वो पता चल जाएगा, क्योंकि इससे सवाल हमेशा बनता है, और एक सवाल हर बार यूपी टेट में और सी टेट में आया है। वृद्धि एक तरफ लिख लेंगे और एक तरफ लिख लेंगे आप विकास। अब मैंने जैसा कि आपको बताया, पहला पॉइंट, जैसा कि इनका डेफिनेशन दी मैंने, शारीरिक पक्ष, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे एक पक्षीय, मतलब सिर्फ एक पक्ष की बात करेगा। ठीक है, और जब विकास की बात करेंगे तो बहुपक्षीय। बहुपक्षीय कैसे बहुपक्षीय? इसमें शारीरिक भी है, इसमें मानसिक भी है, इसमें नैतिक भी है। ठीक है, ये सारे पक्ष इसमें आ जाएंगे। अगला पॉइंट मैंने आपको बताया, वृद्धि एक पक्ष में हो रही है तो इसकी एक सीमा भी है, मतलब मेरा शरीर एक सीमा तक बढ़ेगा कि बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, नहीं, एक लिमिट तक बढ़ेगा। इसलिए निश्चित सीमा है इसकी, एक निश्चित सीमा है। और विकास अनिश्चित, लिमिटेशन नहीं है कोई। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अनिश्चित सीमा का मतलब क्या हुआ? मतलब जब तक जीवन है तब तक। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं, अनिश्चित सीमा का मतलब जीवन पर्यंत, जब तक जीवन चलेगा तब तक विकास होता रहेगा। वृद्धि, वृद्धि जो है वो एक मात्रात्मक अध्ययन है। मात्रात्मक अध्ययन, या इसे इंग्लिश में एक शब्द देते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, आप एग्जाम में एक बात याद रखिएगा, अगर आपको कुछ कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि उसके इंग्लिश वर्जन को देख सकते हैं। जैसे ही आप इंग्लिश वर्जन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। तो विकास के लिए क्या करेंगे? ये मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों हैं, व गुणात्मक।
तो इसके लिए जो शब्द यूज होगा वो होगा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, इसके लिए ये दो शब्द यूज होंगे। ठीक है, मतलब चौथे पे जैसे ही जाएंगे, क्वांटिटेटिव का मतलब हुआ इसका मापन संभव है, एग्जैक्ट मापन संभव है। लेकिन जैसे ही विकास पर जाएंगे, इसका मापन कुछ हद तक संभव है, मापन कुछ हद तक। कैसे? अब जब भी विकास में बात करेंगे शारीरिक पक्ष की बढ़ोतरी की, तो उसका तो मापन हो जाएगा, लेकिन अगर हमने बात कर दी मानसिक पक्ष की, तो उसका मापन कैसे होगा? तो मापन कुछ हद तक ही संभव है और इसका मापन श्योर हो जाएगा। अगला पॉइंट, वृद्धि जो है ये एक सूक्ष्म रूप है, बहुत छोटा रूप है विकास का, बहुत सूक्ष्म रूप है। और जो विकास है एक स्थूल रूप है, यानी बहुत बड़ा रूप है। अब आप बेहतर समझ गए होंगे वृद्धि और विकास में आखिर डिफरेंस है क्या। ये एक पक्षीय है, ये बहुपक्षीय है। यहाँ निश्चित एक सीमा है, एक उम्र के बाद वृद्धि बंद हो जाएगी, लेकिन विकास जब तक जीवन है तब तक चलता रहेगा। ये मात्रात्मक अध्ययन है, मतलब इसका मापन संभव है, इसके बारे में पता कर सकते हैं कितनी वृद्धि हुई, कितने किलो वजन बढ़ा, कितने फिट हाइट बढ़ी, ये हम पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ शारीरिक पक्ष की बात करें, शारीरिक विकास की तो संभव है, लेकिन जैसे ही मानसिक और नैतिक विकास पे आएंगे, वो गुणात्मक उसका मान हम पता करते हैं। ये छोटा सा रूप है और ये इसका ब्रॉड रूप है। ये रहा वृद्धि और विकास में अंतर। अब मैं आपको विकास के कुछ सिद्धांत बताना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है और ऐसा टॉपिक भी है जो जिससे कि सवाल हमेशा बनते हैं, इसके सिद्धांत से भी सवाल हर बार बना है। ठीक है, तो मैं आपको विकास के सिद्धांत बताऊंगा। विकास के सिद्धांत, अब वो क्या क्या है, एक लाइन लिखता जाऊंगा और मैं पूरा उन्हें समझाता जाऊंगा। ठीक है, पहला विकास का सिद्धांत। पहला विकास का सिद्धांत क्या है? विकास का सिद्धांत कहता है सिद्धांत वैसे मैं बता दूं पहले आपको, विकास के सिद्धांत कितने हैं। कुछ किताबें कुछ बताती हैं, लेकिन मेरे अनुसार विकास के 8 सिद्धांत हैं प्रॉपर। ठीक है, जिसमें कि पहला है एक समान निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। अब ये क्या है? इसका मतलब ये हुआ, इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि विकास निरंतर होता ही रहेगा, रुकेगा नहीं कभी। ठीक है, लेकिन इसकी जो गति है, ठीक है, वो एक समान नहीं रहेगी। गति एक समान नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी? निरंतर तो चलेगा, लेकिन गति एक समान नहीं रहेगी। जैसे कि जब गर्भावस्था में होंगे, ठीक है, तब विकास की गति कुछ होगी, जब शैशवावस्था में आएंगे तब विकास की गति कुछ होगी, जब बाल्यावस्था में आएंगे तब विकास की गति कुछ होगी। जैसे कि शारीरिक विकास ही आप ले लीजिए, शैशवावस्था में बहुत तेजी से होगा, बाल्यावस्था में फिर थोड़ा धीमे होगा, फिर किशोरावस्था में बहुत तेजी से होगा। ठीक है, इसी तरह गति एक समान कभी नहीं रहती इसकी, लेकिन होता हमेशा रहेगा विकास। दूसरा, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक
भिन्नता का सिद्धांत। ये क्या है? वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहता है कि बच्चे में या मनुष्य में विकास हर मनुष्य में अलग अलग होगा। कैसे होगा? अगर कोई दो जुड़वा बच्चे भी हैं तो उनमें भी विकास की गति अलग हो सकती है, ठीक है, विकास का तरीका अलग हो सकता है। हर व्यक्ति का विकास भिन्न भिन्न है, ठीक है। मैं टीचिंग करा रहा हूँ, मैं मनोविज्ञान का अध्यापक हूँ, मैं मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूँ, मेरा विकास उस तरीके से हुआ है या मैंने उसे उस तरीके से ढाल लिया है। अन्य कोई अध्यापक है या अन्य कोई, जैसे विराट कोहली है, उसका विकास इस तरीके से हुआ है कि वो क्रिकेट खेल रहा है ना। तो वैयक्तिक भिन्नता लेकर ये पैदा होता है विकास का सिद्धांत। हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से विकास होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, वर्तुलाकार या सर्पिलाकार, वर्तुलाकार या सर्पिलाकार सिद्धांत। ये क्या है? विकास जो होगा वो हमेशा इस तरीके से होगा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी तेज, कभी धीमे। इसका जो आकृति होती है वो सर्पिलाकार। ये कई बार सवाल बना है कि विकास की आकृति कैसी होती है, तो सर्पिलाकार या वर्तुलाकार, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दिया हो वो आप आंसर लगा देंगे। चौथा, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये क्या है? समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि मनुष्य का बालक मनुष्य की तरह विकास को प्रतिमान को अपनाएगा, पशु का बच्चा पशु के प्रतिमान को अपनाएगा, ठीक है। तो ये जो है मानव का बच्चा बालक मानव के प्रतिमान को, प्रतिमान क्या होता है? प्रतिमान होता है कि जिस तरीके से उसी की प्रजाति के लोग विकास करते आए उसी तरह से वो विकास करेगा, ठीक है। वैयक्तिक भिन्नता में आप एक लाइन लिख लीजिए, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है वैयक्तिक भिन्नता में। नेक्स्ट, पांचवा सिद्धांत क्या कहता है? पांचवा सिद्धांत कहता है कि जो दिशा है इसकी, दिशा का सिद्धांत। एक निश्चित दिशा होती है विकास की, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सिर पदाभिमुख, सिर पदाभिमुख, या इसे दूसरा नाम और देते हैं मस्तकाधोभिमुख, ठीक है। इंग्लिश में से कहते हैं सिफेलोकॉडल, सिफेलोकॉडल, ठीक है। मतलब बच्चे का जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है। आपने पता है, आपको ज्ञात होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा वजन जो होता है उसके सिर का होता है, ठीक है, और बाकी शरीर का उसके बाद वजन बढ़ना प्रारंभ होता है। आज हमारे शरीर का वजन हमारे सर की अपेक्षा में अधिक है, लेकिन जब हम पैदा हुए थे तब हमारे सर का वजन अधिक था, बाकी शरीर का कम वजन था। तो सिर से पैर की तरफ होता है। दूसरा इसी में आता है केंद्राभिमुख, दूसरा आता है इसमें केंद्राभिमुख। ये क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर। पहले हमारा धड़ बनता है, उसके बाद हमारे हाथ पैरों का विकास प्रारंभ होता है। जब हम गर्भ में होते हैं तो पहले हमारा धड़ बनेगा, उसके बाद हमारे हाथ और पैर बनना प्रारंभ होगा। इसे कहते हैं केंद्र, केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट, छठवां जो सिद्धांत है वो कहता है एकीकरण का सिद्धांत।
एकीकरण का सिद्धांत। ये क्या है? एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि बालक, पहले आपने देखा होगा कि जब जब छोटे थे हमें ये पेन उठाना होता था तो हम पूरे हाथ को ऐसे ले जाते थे और ऐसे उठाते थे। लेकिन जब हम बड़े हुए, समझदार हुए, तो हमें पता चला कि इसे हम उंगली से भी उठा सकते हैं। अब हम इसे ऐसे उठाते हैं। जब छोटे बच्चे को लिखना होता था वो क्या करता था, ऐसे पेन पकड़ता था और ऐसे स्टार्ट हो जाता था, है ना। और अब हमें लिखना है तो हम इसे ऐसे पकड़ेंगे और इस तरीके से लिखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, ये है एकीकरण का सिद्धांत। मतलब हाथ के बाद उंगली का प्रयोग। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, हाथ के बाद उंगली का प्रयोग करना, ये एकीकरण कहला रहा है। ठीक है, अगला 7th, सरल से कठिन की ओर या सरल से जटिलता की ओर का सिद्धांत। सरल से जटिलता का सिद्धांत, ये क्या है? आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप जान पाएंगे कि जब हम छोटे थे तो हमारी आंख में आंसू भले ही ना आए, लेकिन रोते हम पूरी ताकत से थे। कैसे? मतलब वो चिल्लाना, हमें रोना मालूम चलता था। हमें लगता था कि हमारी माँ अगर हम ज़्यादा तेज़ आवाज़ करके रोएंगे तो वो ज़्यादा प्रभावित होगी और हमें जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें दे देगी। लेकिन आज हम क्या करते हैं? आज हमें कष्ट होने पर सिर्फ आँख से आंसू निकलते हैं। ये है सरल से जटिल की ओर जाना। चिल्लाना सरल था, लेकिन आज सच में शांत होकर खुद को समेटना बहुत मुश्किल है ना। तो ये कहेंगे चिल्लाने से सुबकने तक पहुंचना। चिल्लाने से सुबकना, ये है सरल से जटिल। लास्ट, अंतिम, वातावरण, शायद यहां दिखेगा नहीं, अंतिम, इसको यहां लिख देता हूं। 8वां सिद्धांत। 8वां सिद्धांत है वातावरण व वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत। की अंतःक्रिया का सिद्धांत, ये क्या है? और ये तो पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया क्या है? मतलब वातावरण से जो भी चीजें हमने ग्रहण की हैं और अपने माता पिता से जो भी चीजें ग्रहण की हैं, उन दोनों का मिक्सअप है विकास। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात को? ये पूरा टॉपिक है एक। ठीक है, इसे मैं पूरा अच्छी तरह से आपको पढ़ाऊंगा। आप फिर से एक बार समझ लीजिए। निरंतरता का सिद्धांत मतलब जीवन पर्यंत चलता रहेगा, विकास रुकेगा नहीं कभी। हाँ, ये अलग बात है, उसकी गति भी समान नहीं रहेगी। बाल्यावस्था में अलग, किशोरावस्था में अलग, ठीक है, प्रौढ़ावस्था में अलग। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा व्यक्तिक भिन्नता का, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। किसी का हो सकता है विकास तेजी से हो जाए, किसी का विकास थोड़ा स्लो हो। जो बच्चे निम्न वर्ग का मतलब मेरा कहने का है कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं जिनके माता पिता, ठीक है, उनका विकास थोड़ा धीमे होता है। और वहीं आपने देखा होगा शहरों में जो बच्चे रहते हैं वो लैपटॉप मोबाइल चलाना जल्दी सीख जाते हैं, बजाय जो बच्चे गांव में रह रहे हैं या जो जिनका आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है। आपने देखा होगा बच्चे जो शहर में रह रहे हैं वो जल्दी चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं, बजाय जो आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति जिनकी कमजोर है। तो वैयक्तिक भिन्नता लेकर करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है विकास, है ना, कि किसका तेज होगा किसका धीमे होगा। वर्तुलाकार या सर्पिलाकार सिद्धांत, इसकी आकृति हमेशा ये रहेगी, है ना। समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि मानव का बालक मानव के प्रतिमान को फॉलो करेगा और पशु का बच्चा पशु के प्रतिमान को फॉलो करेगा। दिशा का सिद्धांत,
दिशा का मतलब हमेशा एक दिशा होगा। कैसे? हमेशा विकास सिर से पैर की तरफ ही जाएगा, सिर पदाभिमुख, केंद्र से बाहर की तरफ ही जाएगा। ठीक है। अगला, एकीकरण का सिद्धांत। पहले हाथ से चीजों को उठाते थे, अब उंगली से उठाने लगे हैं। पहले घुटनों से चलते थे, आज पैरों से चलने लगे हैं। पहले घुटने और हाथ दोनों यूज करते थे चलने के लिए, आज सिर्फ पैरों से चलने लगे हैं। ये है एकीकरण, यानी कि जिस अंग की आवश्यकता है उसी अंग का प्रयोग। अगला, सरल से जटिलता का सिद्धांत। चिल्लाना से सुबकना। जब हम छोटे थे तब पूरी ताकत से चिल्लाते थे और वो काम सरल होता था। आज जब हम बड़े हो गए हैं तब ये काम, रोने का काम कितना जटिल है ये आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। लास्ट है वातावरण वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का आपस में मेलजोल ही विकास कहलाता है। कुछ वातावरण से हम चीज़ें ग्रहण करेंगे, कुछ अपने माता पिता से चीज़ें हमारे अंदर आई होंगी, उनका जो अंतःक्रिया है, आपस में मेलजोल है, वही विकास का अंतिम सिद्धांत कहलाता है। ये रहा विकास का पूरे सिद्धांत। अगली वीडियो में मैं आपको वातावरण और वंशानुक्रम, ये जो हैं, ये दोनों कारक हैं विकास को प्रभावित करने वाले, इन दोनों का पूरा वीडियो मैं आपको कराऊंगा। धन्यवाद।